Okay, a very good morning to all of you, and as usual, welcome back. I think it has now become a patented dialogue kind of the way to begin the class. Early morning class, to some it's a most welcome thing कि चलो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खत्म हो जाता है, अच्छी बात है. बट कईयों के लिए बहुत बड़ा सर पे बोझ हो जाता है कि अरे सुबह उठना पड़ेगा. But you know, if you compare with online versus offline, the big advantage you are having at this moment, so like कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव तो ढूंढना पड़ता है लाइफ में, is that offline में तो like you had to wake up for coming to school, let's say at 7:15 or something like that. You had to wake up at, let's say, around 6 o'clock. Whereas in the offline online mode, you could wake up even just a minute back and then manage it, isn't it? And some of you might not be in the best position really. Some of you would be nicely cuddled up, maybe in a quilt, not exactly quilt, but maybe a sheet, and so on. So I mean, there could be many situations. So like all may not be in the best state as it happens in school. So some of you might be in a pretty casual this thing also, isn't it? So that way, I think let's take it as a positive कि कुछ तो relaxation भी है ऐसे बात भी है ना. चलो, anyway, we were discussing about two things. Number one is Newton's laws, और मैंने कुछ homework भी दिया था. I hope you have attempted the question हमें, तो हम लोग उसी से ही discussion आज start करेंगे, ठीक है ना. तो जो मैंने question दिया था वो था about acceleration. तो मैं एक क्विक ओवरव्यू कर लेता हूँ एक्सेलरेशन के ऊपर, और उसके बाद वहां से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. तो ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डन इट, आई मीन, बट फिर भी ठीक है. तो द क्वेश्चन वाज फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द डॉग, ठीक है ना. सो दैट वाज प्राइमरीली द क्वेश्चन, और सिचुएशन ये था कि ये L है और ये थीटा एंगल पे जा रहा है V, और ये भी V था. So like this was the dog and this was the cat, और ये भी V से जा रहा है इनिशियली. तो इनिशियली तो V से ही जा रहा है, लेकिन हाँ इसका वेलोसिटी तो बदलेगा, है ना. लाइक दिस विल फॉलो कर्व. लेट्स से ये V से जा रहा है, ठीक है. और उसके लिए मैंने, अगर याद होगा, मैंने लाइन भी बनाया था ऐसे करके. फिर यहाँ से भी एक लाइन बना देता हूँ और एक लाइन यहाँ पे भी बनेगा. So I've drawn 3 reference lines also, है ना. I've drawn 3 reference lines, all of them at an angle of theta, ठीक है. फिर मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया था कल, अगर याद होगा. So this became L sin theta. ये पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी कल कर रखे हैं. तो लाइक लेट मी नाउ स्टार्ट द डिस्कशन क्विकली. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वक्त इसका वेलोसिटी v है, और ये एंगल लेट अस से फाई है, ठीक है. अगर ये एंगल फाई होगा तो ऑब्वियसली फिर ये भी एंगल फाई होगा. ये हो जाएगा v cos फाई, और ये हो गया v sin फाई. So these are things that we can get easily without much trouble, है ना. Let us say इस वक्त जो इनके सेपरेशन है वो है सपोज x. तो ये है मान लो x, इनके बीच का सेपरेशन इस वक्त है मान लो x, ठीक है ना. तो वैसे मैं इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकता था, बट चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. अब देखो ये x कैसे निकलेगा. तो x तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से निकलेगा, है ना. तो यानी मैं लिख सकता हूं पहला इक्वेशन एज L माइनस x. क्यों? क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन इनिशियली L है,
और इस वक्त सेपरेशन x है, तो अप्रोच कितना किया, l माइनस x, है ना, वो किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा v, और ये v cos phi, यानी दैट इज इक्वल टू v माइनस v cos phi का इंटीग्रल 0 to t, है ना। तो दैट्स द इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड हमें, जिसको मैं आराम से लिख सकता हूं एज v इंटीग्रल dt 0 to t माइनस v इंटू cos phi dt 0 to t, तो ये तो हो जाएगा vt माइनस v इंटू, ठीक है, या तो दैट्स मोर और लेस l माइनस x, बट ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसका फिर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या करूं। तो ये हो गया l माइनस x, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये जो पार्टिकल मतलब डॉग है, ये इसके अलोंग, तो इसको मैंने x एक्सिस बना लिया अभी डिफेक्टो बाय डिफॉल्ट, और ये हो गया मान लो y एक्सिस। तो अगर मैं x एक्सिस का ट्रैवलिंग देखता हूं तो किस लिए हो रहा है ना, x एक्सिस का ट्रैवलिंग हो रहा है प्योरली बिकॉज ऑफ cos phi कंपोनेंट, है ना। तो देयरफॉर आई कैन आल्सो राइट v cos phi, ये वाला v cos phi is the component which is continuously taking it along the x axis. तो v cos phi dt का इंटीग्रेशन 0 to t is equal to कितना होगा, है ना। तो देखो कितना होगा, जब देखो अगर ये phi है तो ये भी phi होगा, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, यहां से ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा x cos phi, है ना। तो यहां से अगर मैं देखता हूं, ये कैट का इनिशियल पोजीशन है, इसको c यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया x cos phi। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, इज बिकॉज आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग समथिंग। अब वो क्या, तो वो अभी देखता हूं। तो v cos phi की वजह से कितना ट्रैवल किया इसने, देख पहले तो l sin थीटा, है ना, so therefore it has traveled l sin थीटा, देखो यहां से यहां तक l sin थीटा, फिर vt, ये vt क्या है ना, ये जितना कैट ने ट्रैवल किया, ठीक है, माइनस x cos phi is how much the dog has traveled in the time t along the x axis, है ना। और वो x axis का ट्रैवलिंग क्या हो रहा है ना, v cos phi कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। तो therefore v cos phi dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा l sin थीटा प्लस vt माइनस x cos phi, यानी इक्वल टू l sin थीटा प्लस vt माइनस x cos phi। इससे क्या हो गया ना, cos phi dt का इंटीग्रेशन आ जाए, यानी सर ये v cos phi dt कैसे आया, एक और बार एक्सप्लेन कर देना। देखो what I'm saying is that कि अगर तुम इसका वेलोसिटी v देखते हो, मैं भी डॉग को स्टडी कर, तो डॉग का अगर देखते हो तो v cos phi इज द कंपोनेंट कंटीन्यूअसली अलोंग द एक्स एक्सिस। वो अलग बात है कि cos phi एक वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि phi वेरिएबल है ना, तो phi तो वेरी कर रहा है, तो देयरफॉर cos phi भी वेरी करेगा, तो v cos phi भी वेरी करेगा। बट v cos phi जो कंपोनेंट है वो देख क्या रहा है ना, इट इज गिविंग द एक्सेलरेशन along the x axis, sorry, it is giving the velocity of the dog along the x axis, acceleration is sorry velocity। अब उसके वजह से वो x के along ट्रैवल करेगा, तो x के along ट्रैवल करते करते वो यहाँ पे है इस वक्त, है ना। तो ये हो गया उसके x का डिस्टेंस या x के along डिस्टेंस, वो है कितना, वो मैं ट्रैवल निकाल रहा हूँ कैसे। देखो पहले तो l sin थीटा, ये वाला डिस्टेंस, फिर आ जाओ कैट का, कैट ने तो vt कवर किया, तो देखो तुम यहां से देखते हो तो ये l sin थीटा हुआ, ये vt हुआ, तो ये हो गया कैट का पोजीशन। फिर कैट के पोजीशन से ये देखो इनका सेपरेशन है, तो ये सेपरेशन अगर x है, तो अगर x cos phi माइनस करो तो आर यू नॉट गेटिंग द पोजीशन ऑफ द डॉग इन टर्म्स ऑफ x एक्सिस, यानी कितना हो गया l sin थीटा प्लस कैट का ट्रैवलिंग यानी vt माइनस x cos phi, where x is what, x is the separation between the two। एक बार अच्छे से देखिए, आई थिंक प्रोबब्ली दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इंटीग्रेशन cos phi dt क्या आ गया ना, 1/v into l sin theta plus vt
माइनस एक्स cos phi। ठीक है, आई थिंक प्रोबेबली दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट स्टेप। एक बार फटाफट देख लो इसको, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। ये cos phi dt का इंटीग्रेशन आ गया समझ में? पूछ रहे थे ना अभी, या अभी भी विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रहा है? देख लो एक बार। सर x cos phi और vt में क्या अंतर है? देखो, अगर मान लो डॉग यहाँ पहुंच जाएंगे, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ना करीब, इन दैट केस x cos phi तो इतना ही है ना, जबकि vt तो यहां से लेके यहां तक, और x cos phi इतना ही हुआ। तो x cos phi अलग है, vt अलग है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, रुको, अभी मैंने डायग्राम थोड़ा चेंज कर देता, ये मैं मिटाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, बट एटलीस्ट फॉर ए टेम्पोररी मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये देखो, मान लो ये हो गया इसका पोजीशन, तो ये कैट जा रहा है, कैट मान लो यहाँ पे है, और मान लो डॉग अभी इस वक्त यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया x, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये हो गया x cos phi, है ना? क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो तो phi है ना, अगर इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे ये phi है ना? तो x cos phi हो गया, और ये हो गया vt, और ये हो गया ओके L, सर। और ये हो गया डॉग का एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे कर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हमने यानी डॉग का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो डॉग का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कैसे निकला? L sin थीटा प्लस vt माइनस x cos phi किया, तो ये आ गया ना, एंड दैट इज नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द डॉग। अब ठीक लग रहा है? यस सर। वो एक्चुअली क्या ना, ये जो पॉइंट मैंने लिया है, इसमें ये वाला और x से परपेंडिकुलर वाला पॉइंट ऑलमोस्ट करीब करीब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा विजुलाइज करने में दिक्कत आया होगा, बट आई थिंक नाउ इट्स मोर और लेस क्लियर। तो therefore this is the x coordinate of the dog, तो उससे क्या होगा ना, x निकाल लेंगे या सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। आई होप आई कैन नाउ रब दिस डायग्राम, होपफुली यस। चलो ठीक, अब देखो इससे आएगा क्या ना, cos phi वाला चीज यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, ये वाला, तो यानी नहीं सॉरी, यहाँ पे पुट कर, तो यानी L माइनस एक्स इज इक्वल टू vt माइनस v इंटू cos phi dt। अब cos phi dt में भी एक v है, इसलिए वो v बाई v तो चलो कैंसिल हो, और ये हो जाएगा L sin थीटा प्लस vt माइनस x cos phi। आ गया? चलो, तो यानी L माइनस एक्स इज इक्वल टू vt माइनस L sin थीटा, और ये भी एक माइनस vt आएगा माइनस x cos phi। तो x वाला टर्म उधर ले जाता हूँ, और ये वाला प्लस हो, प्लस x cos phi होगा ना? प्लस x cos, ठीक है, तो x इधर हो गया, तो यानी अब हो जाएगा x इंटू 1 प्लस cos phi इज इक्वल टू vt कैंसल, और हो जाएगा L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी x आ गया इक्वल टू L इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस cos phi। ये हो गया x का वैल्यू। नाउ व्हाई इज दिस x इंपॉर्टेंट एट ऑल? दैट्स बिकॉज अगर याद करके देखो, कल मैंने समझाया था कि अगर अभी वेलोसिटी वेक्टर v है, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स v है, और थोड़ी देर बाद अगर ऐसे हो जाता है, इसका भी मैग्नीट्यूड तो v ही एक है, तो ये हो जाता है v2 माइनस v1, है ना? और अगर मान लो d थीटा होता है, छोटा सा एंगल, या d फाई या कुछ भी ले लो, है ना? अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लेट्स से d, है ना, कुछ d अल्फा ले लो चलो, या बीटा ले लो, है ना, या थीटा ले लो चलो। एक्चुअली थीटा उसके साथ कोइंसाइड करे इसलिए मैं अवॉइड करूं, बट चलो कोई चले। तो यानी v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? तो दैट विल बी इक्वल टू v इनटू d थीटा। तो therefore a is equal to, है ना,
तो ये हो गया बेसिकली डीवी, ये वाला है ना। और ए क्या होगा, डीवी dt यानी v इंटू डी थीटा dt यानी v इंटू ओमेगा। ये मैंने कल डिराइव कर दिया था, एक बार फिर से मैंने कर दिया सो दैट यू हैव सम रेफरेंस आल्सो, कि कहीं याद हो ना हो जो भी है। यानी बेसिकली क्या होगा ना, एक्सेलरेशन वेक्टर अगर मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो गया ना, उस वक्त का वेलोसिटी वेक्टर इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या है ना, वेलोसिटी वेक्टर का रोटेशन का स्पीड यानी एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर का रोटेशन का एंगुलर स्पीड, ध्यान रखना ये, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। नेक्स्ट आ चुका है ना। अच्छा अब एक चीज और देखो, अगर मैं एक चीज और भी मैंने कल अगर याद होगा मैंने समझाया था, इज दैट कि अगर मान लो एक पार्टिकल है और यहाँ पे अगर इसका v रिलेटिव है मान लो, और अगर ये r है तो ओमेगा अबाउट o क्या होता है, v रिलेटिव बाई r। याद करके देखो है ना, अगर v रिलेटिव होता है तो v रिलेटिव बाई r विच इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आई मीन ये हो गया ओमेगा अबाउट o। याद आ रहा है ना। तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट, अभी तो डॉग वाला पोजीशन ये है, डॉग अभी यहाँ पे है, तो अगर मैं, ये तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया, अगर मैं इस का रोटेशन निकालना चाहता तो क्या है, तो ये तो एंगल थीटा है ना। तो देयरफॉर आई विल से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इनटू थीटा। वेलोसिटी वेक्टर का एंगल क्या है, थीटा प्लस फाई, तो उसका रोटेशन चाहिए है ना, डी थीटा डी टी। तो वही मैं कर रहा हूँ, थीटा की जगह लिख दिया थीटा प्लस फाई, बट थीटा एक कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा v इनटू डी फाई डी, है ना, ये आ जाएगा। और वो होगा क्या ना, वो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिलेटिवली अपॉन आर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते कौन सा है, v sin फाई। देखो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये लाइन ज्वाइनिंग है, और v cos फाई अलोंग द लाइन है, और v sin फाई परपेंडिकुलर टू द लाइन अपॉन x, यानी इक्वल टू v इनटू v sin फाई अपॉन x। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ गया ना, v स्क्वायर sin फाई अपॉन ये वाला, तो अपॉन x यानी ऊपर चला गया cos फाई अपॉन l इनटू, ये देखो ये आया क्या, ये आया है इस डॉग के एक्सेलरेशन का वैल्यू फॉर अ वेरिएबल फाई। देखो बाकी तो सब कांस्टेंट है, v स्क्वायर है ना, थीटा एल सब कांस्टेंट है, लेकिन फाई अलग अलग जगह का अलग अलग होगा और वो वेरी करता है। अब देखो अच्छे से, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि इस पूरे डॉग का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो। तो यानी इसको मैक्सिमाइज करोगे, इसको मैक्सिमाइज करोगे, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बाकी एक्सप्रेशन को तो टच करने की जरूरत नहीं है, बस वो फाई वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाई वाले से ही मैक्सिमाइजेशन आना है ना। तो इसको फटाफट फिर सर वो एंगल थीटा प्लस फाई कैसा है, देखो बेसिकली आई एम लुकिंग एट व्हाट, कि हाउ फास्ट इज द वेलोसिटी वेक्टर चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ एंगल, उसका डी ओमेगा डी चाहिए, उसका डी थीटा डी चाहिए। तो थीटा बोलते क्या, उसका एंगल, उसका एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई, ठीक है सर समझ आ गया, थीटा प्लस फाई। ठीक है सर। मुझे उसका उस एंगल का रेट ऑफ चेंज चाहिए, ये देखो डी थीटा डी टी मतलब उसके एंगल का रेट ऑफ चेंज, उसका एंगल है कितना, थीटा प्लस फाई, उसका रेट ऑफ चेंज, लेकिन उसमें से थीटा पार्ट तो कांस्टेंट है, फाई इज द वेरिएबल पार्ट, इसलिए लिखा तो मैंने थीटा प्लस फाई, लेकिन डी थीटा डी तो जीरो आएगा, इसलिए वो रहेगा सिर्फ डी फाई डी रहेगा, तो ओनली डी फाई डी एक्चुअली रिमेन। अब डी फाई डी को मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं डी फाई डी कैलकुलेट कर इससे कि परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, तो देखो v रिलेटिव अपॉन r इज व्हाट इज डी फाई डी यानी ओमेगा, तो ओमेगा अबाउट वो होता है v रिलेटिव बाय r, इसके लिए v रिलेटिव क्या है, v sin फाई जो परपेंडिकुलर वाला है, v रिलेटिव परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो जो परपेंडिकुलर वाला है v sin फाई अपॉन r, r बोलते क्या x, तो इसलिए मैंने लिख दिया v sin फाई बाय x। अभी ना बिल्कुल जगह नहीं, अब तो खत्म हो गया, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पे मिटा देता हूं, मिटा दो ना ऊपर का, किसी कुछ पूछो तो नहीं, थोड़ा साइड दो ना। चलो फिर मैं इधर का मिटाता हूं, ये तो बहुत पहले थैंक यू सर।
इधर का लिखा था मैंने, इधर का करता हूं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसको मैक्सिमाइज करना मतलब क्या है कि ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज करना है, sin phi into 1 plus cos। तो लेट अस राइट y is equal to sin phi into 1 plus cos, है ना। तो dy d phi क्या आ जाएगा, cos phi into 1 plus cos phi plus sin phi into minus sin is equal to 0 करना। So therefore you have cos phi plus cos square phi minus sin square phi, तो उसको मैं लिख देता हूँ -1 minus cos square phi is equal to 0, यानी 2 cos square phi plus cos phi minus 1 is equal to 0, तो यानी 2 cos phi into cos phi plus 1 minus 1 into cos phi plus 1 is equal to 0, यानी cos phi का वैल्यू आ गया इक्वल टू -1 या +1। ये वैल्यूज आ रहा है cos phi का, ठीक है ना। तो cos phi का वैल्यू -1 तो लाइक वो 180 डिग्री वो तो हम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि phi का वैल्यू 180 डिग्री मतलब उस तरफ जाना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो phi का वैल्यू क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब cos phi का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, यानी ये तो रिजेक्ट कर दूंगा, है ना। तो cos phi का वैल्यू हाफ होने का मतलब होता है phi is equal to 60 डिग्री। तो देयरफॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस एंगल पे होगा वो निकल गया, और वो आ गया इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। देखो अच्छा, तो एंगल आ गया कितना, 60 डिग्री यानी π/3। अब उसको पुट करना है, तो अब a max निकालना, बस आपको बताएगा। देयरफॉर a max कितना आ गया, v स्क्वायर बाय l इंटू साइन phi, तो साइन π/3 यानी √3/2 इंटू 1 प्लस cos phi, cos phi बोलते हैं हाफ, यानी इंटू 3/2 बाय 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस √3/2। आई थिंक 1 2 कैंसिल करा दूंगा तो हो जाएगा 3√3 v स्क्वायर बाय l इंटू 1 प्लस √3। दिस इज मैक्स। अच्छा इससे इंटरेस्टिंगली थीटा की वैल्यू पूछा नहीं था, फिर थीटा साइन थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा तो कांस्टेंट है ना। ओ अच्छा सॉरी, हाँ ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ठीक, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 3√3/4, ठीक, बिल्कुल। वो मैंने थीटा और फाई एक जैसे सुनने में तो मैं उसको फाई ही पुट कर, चल एनीवे, तो यानी ये mx आ गया। अच्छा अब एक चीज देखो, मैंने पूछा तो नहीं था बट इससे निकल जाएगा, पता क्या, ये देखो ये जो एक्सेलरेशन है इस पर्टिकुलर केस में इसके पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, यानी ये जो mx आया है ये प्योरली रेडियल होगा, है ना। तो देयरफॉर दिस इज अ प्योरली रेडियल एक्सेलरेशन। तो दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम रेडियल एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि at हमेशा 0 है, एज at is equal to 0 ऑलवेज। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो बनता है वो बनता है स्पीड के चेंज की वजह से, स्पीड तो हम कांस्टेंट मेंटेन करा रहे हैं डॉग, तो यू माइट से सो व्हाट ना। इससे पता है एक और कंक्लूजन भी आ रहा, क्या, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में तो चलो स्पीड बदलने से होता है, यहाँ पे बदल नहीं रहा है, तो यानी रेडियल, और रेडियल क्या होता है v²/r, और v कांस्टेंट है, v वेरिएबल भी नहीं है। तो देयरफॉर अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो इन दैट केस वहां पे रेडियस मिनिमम होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो यहाँ पे अगर इस कर्व को देखते हो तो यहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाया जा सकता है, ऐसे कर, तो हर पॉइंट पे बनेगा ऐसे तो, बट जिस पॉइंट पे ये वाला मान लो मैक्सिमम हुआ a max, वहां पे रेडियस मिनिमम होगा, तो रेडियस मिनिमम के लिए क्या करेंगे ना, v² बाय, तो यानी a max इज इक्वल टू v² बाय r मिनिमम।
तो आर मिनिमम क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन a max. So therefore I can also write that r minimum is equal to v square by a max. I think सब कैंसिल ही हो गया, बस a max तो ऊपर चला जाएगा, तो लाइक हो जाएगा 4l into 1 plus sin theta by, this is the final thing that we can calculate. एक तो a max आ गया और a max के बेसिस पे हमने r minimum भी निकाला, वो भी आ जाएगा 4l into 1 plus sin theta by 3 root 3. अब तो v square कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो बस वही रह गया, है ना, फाइन. यानी 4l into 1 plus sin theta by 3 root, वो चेक कर. तो ये हो गया इस पूरे जर्नी का एक्सेलेरेशन. यानी ये जो चेजिंग वाला प्रॉब्लम था, इसमें हमने कई सारी चीजें इन्वेस्टिगेट किया. नंबर 1, टाइम कितना लगता है. टाइम कब, जब वेलोसिटी कैट का डॉग से कम है या डॉग का कैट से ज्यादा, एक ही बात है. पर अगर इक्वल होता है तो इन दैट केस मिनिमम सेपरेशन, तो वो भी हमने निकाला. तीसरा, अगर मान लो इक्वल है और मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ फाई इज द एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कैट, तो उसके हिसाब से निकाला. फिर उसको मिनिमाइज भी किया, मैक्सिमाइज भी किया, तो उससे ए मैक्स आया. फिर ए मैक्स के बेसिस पे आर मिनिमम भी निकाला. तो वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स in this particular situation. I think that's more or less a complete analysis of the case. इससे ज्यादा और नहीं चाहिए. अब मैं आज एक दूसरा और यही आखिरी करता है. there are so many things to investigate कर सकते हैं, मे भी बीच बीच में करते भी रहेंगे. आज हम लोग एक और टाइप का मोशन में डिस्कस करेंगे. एक याद होगा, मैंने जब सर्कुलर मोशन कराया तो एक साइक्लॉइड के बारे में बताया, है ना. मैंने बताया था कि साइक्लॉइड का मोशन कैसे होता है एंड सो ऑन. आज मैं बात करूंगा, और ये सब सारे डिस्कस हो रहा है चेजिंग प्रॉब्लम्स वगैरह इस तरीके. फिर मैंने एक वो चेजिंग वाले में एक दूसरे को चेज कर रहा है, उसके ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन भी समझाया था कैसे करना होता है. उसमें स्क्वायर वाला थोड़ा सा इजियर होता है, इसलिए स्क्वायर का ही किया था, बट बाकी उसी तरीके से और भी किया जा सकता है. लाइक दे विल बी लिटिल टफर बट कैन बी डन. आज हम लोग बात करेंगे एक स्पाइरल के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे लॉज ऑफ मोशन. So today we are going to talk about a spiral. Spiral can be of infinite types. ठीक है ना, spiral can be of infinite types. But what is the basic idea behind a spiral? ना दो टाइप का स्पाइरल होता है, एक होता है इनवर्ट स्पाइरल, एक होता है आउटवर्ड स्पाइरल. तो ये होता है इनवर्ट स्पाइरल, ठीक है ना. अब यहाँ पे रुक भी सकता है, आगे भी जा सकता है, डिपेंड्स. लाइक दिस इज अ इनवर्ट स्पाइरल ऑब्वियसली. और एक होता है आउटवर्ड स्पाइरल. आउटवर्ड स्पाइरल के मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे भी हो सकता है. ऐसे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड स्पाइरल, है ना. ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड स्पाइरल. ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है ना, आउटवर्ड स्पाइरल. अब स्पाइरल कैसे बनेगा विल डिपेंड ऑन एग्जैक्टली द कंडीशन व्हिच इज बीइंग मेट. तो अलग अलग तरीके से कंडीशन को बनाया जा सकता है, तो देयरफॉर अलग अलग तरीके का स्पाइरल बनेगा. सो लाइक आई एम नॉट गोइंग टू द जनरल काइंड ऑफ स्पाइरल व्हिच इज ऑफ कोर्स मैथमेटिकली वेरी चैलेंजिंग, ठीक है ना. मैं बात करूंगा आज एक ऐसे स्पाइरल का जिसमें कुछ एक कंडीशन दिया हुआ. क्या कंडीशन दिया हुआ है कि मान लो ये, इसको कहते हैं द ओरिजिन ऑफ द स्पाइरल, द सेंटर ऑफ द स्पाइरल है. ये ओरिजिन और यू कैन से द सेंटर ऑफ द स्पाइरल. तो स्पाइरल कोई सर्कल तो है नहीं, तो देयरफॉर सेंटर इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड,
बट देन वी कैन यूज इट स्लाइटली लूजली, ध्यान रखना लूजली यूज कर, कोई ऐसा नहीं कि सर्कल है और उसका सेंटर, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, कई बार हम गलत फहमी में आ जाते, ठीक है ना। Okay, I just got a message for taking the attendance, so just wait for, या एक काम करता हूं मैं, पहले क्वेश्चन बताऊं। सपोज L डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, as I said स्पाइरल मैथमेटिकली अलग अलग तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंडीशन इज बीइंग सैटिस्फाइड। तो मैं जो स्पाइरल की बात कर रहा हूं उसमें L डिस्टेंस इनिशियली है और कुछ थीटा एंगल पे स्टार्ट किया, ठीक है, और ये गिवन है कि इसका स्पीड कांस्टेंट है। नंबर वन इज दैट द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, नंबर वन इज दैट द स्पीड इज कांस्टेंट। नंबर टू इज दैट द एंगल थीटा। नाउ व्हाट इज एंगल थीटा? It is the line joining the center to the location and velocity vector. So between velocity vector and line joining location and center of spiral, ठीक है ना, is maintained constant. यानी थोड़ा इसको समझो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो, जैसे मान लो स्पाइरल में कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लो स्पाइरल में सपोज ये स्पाइरल का पॉइंट, तो ये हो गया उस समय का आर, है ना, ये, लेकिन जो वेलोसिटी जाएगा ना वो थीटा मेंटेन करेंगे कांस्टेंट, तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट है, और इस चक्कर में क्या होगा उसका देखना रेडियस रिड्यूस करता जाएगा, और तुमको बताना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ स्पाइरल फ्रॉम सेंटर एट एनी एंगल फाई। जैसे मान लो ये फाई है, तो उस फाई एंगल पे उसका डिस्टेंस क्या होगा। फिर मैं क्या करता हूं, मैंने एक बाउंड्री बनाता हूं यहां पे ऑफ लेट्स से रेडियस आर। तो जैसे मान लो इसी स्पाइरल में मान लो मैंने एक बाउंड्री बना दी। अच्छा, ये इनवर्ट स्पाइरल का एग्जांपल है ना, देखो अंदर की तरफ जा रहा है इनवर्ट स्पाइरल। तो मैं एक बाउंड्री बना देता हूं, मान लो आर रेडियस, ये एक इमेजिनरी बाउंड्री ऑब्वियसली, तो वो आर रेडियस का बाउंड्री। तो ये देखना स्पाइरल करते करते, ये इनवर्ट स्पाइरल करते 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 देखना कभी ना कभी इस बाउंड्री के अंदर एंटर कर जाए। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी revolutions will happen before spiral enters R। ये कि कितने बार घूमेंगे, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट किया, फिर घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए, तो कभी ना कभी ये जो एक इमेजिनरी रेडियस बनाया ना मैंने, उसके अंदर एंटर कर जाएगा, और भी अंदर जाएगा, बट मेरा तो बस उस एंट्री पॉइंट से मतलब है। तो इतने देर में इसने कई चक्कर काटे होंगे, तो मे बी 15, 16, 25, 40 व्हाटएवर, वो तो निकालना है। यानी हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, ये रिवोल्यूशंस, तो कितने बार घूमेंगे स्पाइरल बिफोर एंटरिंग दिस रेडियस आर। यहां पे देखो इस आर रेडियस को एंटर कर, तो कितने बार घूमे होंगे बिफोर एंटरिंग दिस रेडियस आर। ये दो क्वेश्चंस है, याद रखना स्पाइरल का जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों कंडीशंस तुम डाल सकते हो, तो हर कंडीशन में अलग अलग टाइप के मैथमेटिक्स बनाने पड़ते। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है, इज दैट कि गिवन अ पर्टिकुलर कंडीशन वी कैन वर्क ऑन इट एंड देन फाइंड आउट सम कंडीशंस ऑन दैट, ठीक है। तो मैंने अभी एक कंडीशन दिया है, तो इसके ऊपर वर्कआउट करो। तो एक बार जरा एक क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि मैं भी थोड़ा अटेंडेंस लूंगा। आई हैव बीन टोल्ड टू टेक द अटेंडेंस। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जरा एक बार।
Okay, there are some answers coming up. Okay, Abhay has given and also Navansh has given. ठीक है. Let me now start the discussion. Okay. I hope कि क्वेश्चन नोट करने की जगह बिल्कुल नहीं है और ये इनवर्ट स्पाइरल है. इनवर्ट स्पाइरल है तो इसके हम स्पेसिफिकेशंस कैसे निकालेंगे. देखो जब सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पे सपोज r डिस्टेंस दूर है, ये वाला पॉइंट. ऑब्वियसली r का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, l है ना, ये वाला. तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी सपोज v है और ये phi है और मान लो थोड़ी देर बाद यहां पे आ जाता है ना, ऑब्वियसली v इसी डायरेक्शन में होगा. ठीक है. और अगर v का कंपोनेंट देखते हो तो ये phi है. Maybe I can just make a line like this. ठीक है. और perpendicular like this. तो क्योंकि ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट है, तो therefore अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये टेंजेंट है, तो therefore ये हो जाएगा v cos, और ये जो एंगल दिया गया ये फिक्स्ड है थीटा. ये बोल रहे हैं कि रेडियस वेक्टर के साथ उसका एंगल फिक्स दिया हुआ है थीटा, यानी ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा. नाउ दिस इज द कंडीशन एज पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. किसी और क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. तो देयरफॉर व्हाट आर यू सेइंग नाउ, है ना, व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि ये जो v cos थीटा है ये रेडियस को घटा रहा है. तो आई कैन से माइनस ऑफ dr बाय dt. माइनस इसलिए क्योंकि रेडियस रिड्यूस हो रहा है. देखो यहाँ पे अच्छे से, रेडियस इज एक्चुअली व्हाट, इन दिस केस डिक्रीजिंग. तो माइनस ऑफ dr dt कौन रिस्पांसिबल है, v cos थीटा. सो दैट विल बी इक्वल टू v cos थीटा. यही कंपोनेंट्स को अंदर की तरफ ले जा रहा है. और ये जो v sin phi है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर d phi dt. So therefore you have d phi dt is equal to, वही मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, तो इज इक्वल टू v sin थीटा बाय r, है ना, v sin थीटा बाय r. अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, dr बाय dt अपॉन, तो dt कैंसिल हो जाएगा. You have minus of dr by d phi is equal to cot theta into r, यानी r cot theta. cos theta by sin theta cot theta हो गया और v upon v by r करके वो v तो कैंसिल हो गया, तो ये r cot theta हो गया. ठीक है, that's what is happening. Okay, और क्या, so therefore you have dr by r is equal to minus of cot theta into d phi. तो L to R और ये हो गया 0 to phi. तो यानी हो जाएगा ln of r by L is equal to minus of cot theta into phi. ध्यान रखना इसमें theta is not a variable, theta is a constant, phi variable. तो therefore वो सिर्फ d phi, ये cot theta इंटीग्रेशन के अंदर नहीं आ रहा, ये सिर्फ d phi वाले का phi आ गया 0 to phi और ये आ गया. यानी मैं लिख सकता हूं r आ गया इक्वल टू L into e to the power minus of phi cot theta. यानी क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल टाइप का ट्रेजेक्टरी आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करता जाएगा डिपेंडिंग ऑन फाई. तो जैसे जैसे फाई बदलेगा यानी इसका रेडियस क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा. ये माइनस है, e टू द पावर माइनस है, तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा तो क्या होगा, फाई बढ़ता जा रहा है. तो देखो फाई बढ़ता जाएगा
तो e to the power minus 5 cot theta will go on decreasing क्योंकि 1 upon में है, तो therefore radius will also go on decreasing, तो यानी ये inward spiral हो. I think that was known beforehand also, so like inward spiral आ गया, r is equal to l into this one. ठीक है, ओके. अब देखो सवाल ये है कि बोल रहे हैं कि कितने रोटेशंस करेंगे, है ना. तो रोटेशन वाला कैसे निकालोगे, है तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल यही है 8, है ना. तो इस बार हम क्या लेंगे ना, ये जो कैपिटल आर है ना, बस तो मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा है. इसी को इंटीग्रेट कर देता हूं. कैसे ना, डी आर बाई आर एल टू कैपिटल आर. भाई इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जब कैपिटल आर होगा यानी क्या होगा, वो सर्कल को एंटर कर रहे हैं उस वक्त. ये कंक्लूजन है या नहीं. तो एल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा इनटू डी फाई. उसमें क्या करता हूं ना, 0 से, अब देखो क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो एक एक रिवोल्यूशन में कितना कवर करेगा, 2 पाई. तो 2 पाई है ना, ऐसे करके 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई करते करते, नहीं पहले बड़ा रेडियस, ये 2 पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 2 पाई, ये 2 पाई, इस तरीके से करते 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 कभी ना कभी उसका जो सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर होगा, सेंटर मतलब स्पाइरल का सेंटर या ओरिजिन कह लो, तो वो कैपिटल आर होना चाहिए. तो इतने देर में उसने कई रोटेशंस किए, तो यानी क्या होगा 2n पाई. तो therefore 0 to 2n pi will become the limits. I think that's very simple. तो यानी ये हो जाएगा ln r by l is equal to minus of, है ना, cot theta into 2n pi. ठीक है. तो therefore n आ गया इक्वल टू, ये माइनस को इधर ले जाऊंगा तो यानी ln l by r. वो मैंने क्या किया, माइनस को ले जाके लॉग को वो कर दिया, इन्वर्ट कर दिया. तो ln l by r ये वाला अपॉन क्या आएगा, 2 पाई cot थीटा. तो इतने रिवोल्यूशंस करने के बाद ये जो स्पाइरल है ये अपने उस पे एंटर कर जाएंगे. देख लो, तो दो चीजें निकला. एक तो ये कि एंगल के साथ साथ आर डिक्रीजिंग और आर का फंक्शन, है ना. तो वो आ गया r इज इक्वल टू एल इंटू ई टू द पावर माइनस 5 कॉट थीटा. तो जैसे जैसे 5 बढ़ता जाएगा यानी एंगल बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, r रिड्यूस करता जा रहा है. तो इससे मुझे पता चला इनवर्ट स्पाइरल. तो खैर इनवर्ट स्पाइरल वो थीटा देख के भी पता चला था. देखो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो सर्कल हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट स्पाइरल हो जाएगा, कभी खत्म नहीं. अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा, इस केस में ये जो थीटा लिया मैंने ऑब्ट्यूज होगा, तो आउटवर्ड स्पाइरल हो जाएगा. और क्योंकि इस केस में थीटा एक्यूट है तो देयरफॉर इनवर्ट स्पाइरल. तो इनवर्ट स्पाइरल के हिसाब से रेडियस आ गया रिड्यूसिंग. ये तो तुमको एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है. क्योंकि यहाँ पे या तो इसको लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन कहो या तो इसको एक्सपोनेंशियल कहो, बात तो एक ही है. क्योंकि ln के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और एक्सपोनेंशियल यानी e के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. तो इसलिए इस टाइप के जो स्पाइरल है इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल स्पाइरल. ठीक है. तो इसका एक नाम भी है एंड दैट इज लॉगरिथमिक, और यू कैन से एक्सपोनेंशियल स्पाइरल. ठीक है ना. यानी आंसर आ गया ln r l by r अपॉन 2 पाई cot थीटा. I think there are some correct answers also. I think Abhay has also given the correct answer. ठीक है ना, कुछ करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, नो डाउट. Arinja has asked, can we directly find expression for phi
and then divide by 2 pi. शिवराज has made a comment कि ये फिजिक्स के क्लास में तो मुझे लग रहा है कि शायद मैथ्स ही ज्यादा चीजें रहता है। आई मीन एक्चुअली मैं एक चीज बताऊं, किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इज मैथ्स। So let me make a very open and shut declaration। ठीक है ना, किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मैथ्स है। इनफैक्ट पता है क्या है कि आज के दिन में बायोलॉजी, एडवांस्ड बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स टोटल मैथ्स है ही नहीं। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, तुमको लगेगा नहीं कि मैं बायोलॉजी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, इट्स प्योर मैथमेटिक्स एक्चुअली नाउअडेज। तो देयरफॉर अच्छा, प्लस इकोनॉमिक्स में सर्वे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रेडिक्शंस, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब मैथमेटिकली हो रहा है आजकल। और आजकल और भी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब जो चीजें चल रहा है मॉडर्न में इरा में, तो दे आर नथिंग बट मैथमेटिक्स ओनली। So therefore we cannot crib for mathematics. Mathematics तो is the king, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना, चलो anyway, that's the expression more or less। तो ये हो गया लॉगरिथम एक्सप्रेशन का, लॉगरिथम स्पाइरल का एक्सप्रेशन। और इसमें कुछ कुछ ऐसे सवाल आ जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे r को पुट कर देता हूँ r, और मैं अगर फाई निकाल लेता हूँ तो उसको 2 पाई से डिवाइड करो। तो एक्चुअली देखा जाए तो मैंने भी वही किया, वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग लिखा है मैंने, बट एक्चुअली वही किया है कि देखो कि वो स्पाइरल रिड्यूस करते करते r कब हो जाता है, कौन से एंगल पे हो जाता है, उस एंगल को 2 पाई से डिवाइड कर लो। तो वही चीज इफेक्टिवली इसमें भी हुआ। ये जो हमने किया ना 0 to 2 and पाई, वो चीज इफेक्टिवली वही है, अलग कुछ नहीं। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर ये d5/dt वाली जो इक्वेशन बनाई है वो कैसे बनी, एक बार वो बता दीजिए। डिफाई dt मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि डिफाई dt मतलब क्या होता है, उसका रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलता है ना, किसी एक को अगर तुम रेफरेंस ले लेते हो तो दूसरा पार्टिकल का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो खैर इसमें तो एक फायदा क्या है ना, एक पॉइंट फिक्स्ड है। तो ये वाला जो लाइन ज्वाइनिंग वाला जो पॉइंट है, ये वाला, उसका जो वेलोसिटी है वो तो थीटा एंगल पे है रेडियस वेक्टर के साथ। दैट वाज द कंडीशन गिवन इन द स्पाइरल। तो उसके एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक अलोंग द रेडियस का कंपोनेंट है। तो अलोंग द रेडियस कंपोनेंट क्या करेगा, उसके रेडियस को घटाएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसके रेडियस वेक्टर का एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट करेगा। तो तभी जाके ये देखो ये d फाई। तो d फाई dt क्या होगा ना, v परपेंडिकुलर अपॉन r, और v परपेंडिकुलर बोलते हैं v sin, ये देखो v sin थीटा अपॉन r। तो वही v इज इक्वल टू ओमेगा r ही है। देखा जाए तो ये ओमेगा है, ये ओमेगा और ये r, तो ये ओमेगा r हो गया और ये हो गया v परपेंडिकुलर। तो वही चीज जो हमने कल भी समझाया था बट अलग कंटेक्स्ट में ओके समझाया। सर, तो लाइक आज भी बता, ठीक है, चलो ठीक है। लेट्स आई थिंक नाउ मूव ऑन। I think we have done sufficient, in case of 2D motion वगैरह, अलग अलग टाइप के केसेस चीजें, है ना, प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी अप्रोच, उसका ट्रैजेक्टरी वगैरह वगैरह, बहुत सारे। वैसे तो ये डिस्कशन एंडलेस है, बिकॉज एज यू टेक अप मोर एंड मोर टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरीज, है ना, so we can discuss more and, ठीक है। जैसे मैं आज एक्चुअली टाइम कम है, लॉज ऑफ मोशन मैं सोचता हूँ आज नहीं करते हैं। अब 10 मिनट में क्या लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, और एक बार डिस्कस करेंगे मूड में आ जाएंगे तो फिर वो पता चला कल जैसे 20-25 मिनट खिंच जाएगा, है ना। तो इसलिए एक काम करते हैं, आज मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। उसका मैथमेटिक्स तो खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऑयलर का सेकेंड लेवल कैलकुलस को यूज करके डेरिवेशन होता है, इसलिए मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। ध्रुव हैज आस्क्ड कि हेलिकल मोशन में क्या होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं टाल देता हूं 1 साल। से 1 साल क्यों? क्योंकि 12th में लगभग इसी मंथ में, यानी जून जुलाई के मंथ में, हम लोग हेलिकल पाथ के ट्रेजेक्टरी को डिटेल में करेंगे। एक पर्टिकुलर केस में चार्ज का जो ट्रेजेक्टरी आता है, देखो चार्ज के जैसे एक पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी, एक ये वाला ट्रेजेक्टरी, ये हो गया पैराबोला ट्रेजेक्टरी, तो ये हो गया मास का ट्रेजेक्टरी, मास है। ऐसे चार्ज का भी ट्रेजेक्टरी होता है। तो उस चार्ज के ट्रेजेक्टरी में एक पर्टिकुलर केस आता है हेलिकल पाथ। फिर वो तो एंगल से होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है चार्ज। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना के अगर चार्ज मूव करता है तो हेलिकल पाथ आता है। तो वो हेलिकल पाथ उस समय हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, उसका मोशन कैसे होगा, किस तरीके से वो हेलिक्स का पिच बनेगा, रेडियस कैसे बनेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, तो स्टडी इन वेरी ग्रेट डिटेल्स। तो इसलिए मैंने हेलिकल पाथ देखा होगा इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि हेलिकल पाथ आज ना हो कल हम लोग एनी केस किसी और कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी आधा डिस्कशन करके बाकी उस समय ना करके पूरा डिस्कशन हम उसी में करेंगे।
आज मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, एंड दैट इज इसका, लेकिन as I said, mathematics is too complex, so like I will obviously not go into the mathematics. I will just give it as more of an information. जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट, और एक पार्टिकल को यहां से यहां आना है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ लेट्स से ग्रेविटी। ऐसे में अगर मान लो टाइम को मिनिमाइज करना, तो मिनिमम टाइम कितना लग सकता है, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, जैसे मान लो ये तो ओरिजिन हो गया, और माइंड यू कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में हम लोग एक रास्ता भी बनाएंगे। अब रास्ता अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे एक स्ट्रेट लाइन रास्ता बना सकता हूं मैं, या हो सकता है कि ऐसे होके आ जाए, या हो सकता है कि ऐसे आ जाए, या हो सकता है कि ऐसे आ जाए, या हो सकता है कि ऐसे आ जाए। नाउ यू माइट से ये जो लास्ट में आप बना रहे हो ये सब तो बेकार है ना, इतना भी बेकार नहीं है, लाइक लेट्स नॉट कंक्लूड सो प्रीमेच्योरली, ठीक है ना, इतना भी बेकार नहीं। अब पॉइंट इज दैट यहाँ पे अगर एक पॉइंट है और मान लो यहाँ पे एक पॉइंट, तो लेट्स से यू नो समथिंग लाइक x, माइनस y या h, माइनस k काइंड ऑफ, but mind you coming under the influence of gravity with some kind of a way made of it, maybe कुछ cemented path बना दिया, कुछ ऐसे कर दिया, let's ऐसे करके ये ऐसे। in that case एक बॉल को अगर यहाँ छोड़ते हो तो वो ऐसे भी आ सकता है, सीधे भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है। now you might say ये लास्ट वाला तो बेकार है। देखो लास्ट वाला उतना भी बेकार नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे भेजता हूं ना तो उसके पास एक मॉडरेट सा एक्सेलरेशन हो। स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है? मॉडरेट सा एक्सेलरेशन हो। लेकिन अगर मैं इससे भेजता हूं तो देखो मैसिव मतलब मैसिव तो नहीं, बट मच मोर एक्सेलरेशन होगा, या ऑलमोस्ट जी के बराबर होगा, तो बहुत फास्ट नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगा, और फिर ऐसे क्लाइंब करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब ये ना एक ट्रेड ऑफ की तरह होता है। डोंट थिंक वन साइडेड कि अरे लास्ट वाला तो बहुत ही बेकार है, वो तो बहुत लंबा पाथ कर दिया आपने, उसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा, और आपने टारगेट दे रखा है मिनिमम टाइम, है ना। तो लास्ट वाला उतना भी बेकार नहीं है, उसका भी एक अपना सोचने का तरीका है, उसमें भी एक फायदा है। क्या फायदा है? कि ये थ्रू आउट द जर्नी एक मॉडरेट से एक्सेलरेशन लेके जाएगा, और ये हाई एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगा तो उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, फिर क्लाइंब भी करेगा। वो एक अलग कहानी की, क्लाइंब भी करेगा और फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, वो एक अलग बात। लेकिन हाई एक्सेलरेशन तो हुआ ना किसी ना किसी पॉइंट पे। तो देयरफॉर कहीं ना कहीं इस रास्ते में एक एडवांटेज भी है। हाँ, इसका डिसएडवांटेज में मैं समझ रहा हूँ कि इसका रास्ता लंबा है, बट ये तो ट्रेड ऑफ हो जाता है ना। लंबा रास्ता ज्यादा तेज चलना, छोटा रास्ता और धीरे चलना, तो हाउ डू यू नो व्हिच वन इज गोइंग टू बी द विनर? है या नहीं? तो ये प्रॉब्लम बहुत पुराना है। ये प्रॉब्लम समझ लो कि ग्रीक इरा से चल रहा है। ग्रीक इरा, ग्रीक मतलब हो जाता है लाइक 2000 साल 2500 साल पहले का पुराना प्रॉब्लम है। ठीक है ना। लेकिन इसका सोल्यूशन आया है ऑयलर मतलब हो गया लगभग आई थिंक शायद 300 साल या 250 साल, ऐसे शायद कुछ। तो यानी इसका सोल्यूशन 250 साल पहले आया है। इमेजिनेशन या प्रॉब्लम 2000 साल पुराना है। इंटरेस्टिंगली 2000 में नहीं, 2500 साल पहले भी लोगों ने कुछ अंदाजा लगाया था कि स्ट्रेट लाइन वाला तो उतना फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको प्रैक्टिकली किया। उन्होंने क्या किया, ऐसे एक्चुअल प्लेन्स बनाए। क्यों प्लेन बनाया? तो यहाँ से रोल किया तो उसका टाइम देखा, फिर एक और प्लेन ऐसे बना दिया। क्यों? उसी दोनों को कनेक्ट करते, तो वो बॉल ऐसे गया तो उसका भी टाइम देखा। अच्छा, इसको साइमल्टेनियसली छोड़ दिया तो देखा कि ये वाला तो एक सर्टेन टाइम पे पहुंच रहा है, ये उससे जल्दी पहुंच जाता है, जबकि इसका रास्ता लंबा है। जैसे ये वाला, उसका रास्ता लंबा है लेकिन इससे जल्दी पहुंच गया। नाउ यू माइट से कि कैसे ना, मैंने लॉजिक बताया ना कि रास्ता लंबा लेकिन स्पीड तेज होगा इसमें, और उसका रास्ता छोटा है। सबसे छोटा रास्ता वही है स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसका स्पीड, एवरेज स्पीड कम होगा। तो ये ट्रेड ऑफ होता है। और फाइनली जिसका आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकियोस्टोक्रोम। तो आई होप आई विल राइट द स्पेलिंग प्रॉपर्ली। ब्रैकियोस्टोक्रोम, इट्स अ लिटिल मैथमेटिकली वेरी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसके इसके मैथमेटिक्स पे तो खैर मैं नहीं जाऊंगा।
ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज अ ब्रैकियोस्टोक्रोन प्रॉब्लम, यानी ट्राइंग टू मिनिमाइज द टाइम बिटवीन 2 पॉइंट्स at different heights, yeah, even also for the same height, I mean, or trying to find out the minimum time required. But motion should be under the influence of gravity के influence से होना चाहिए. अब तो हो सकता है बोलोगे कि ये ब्रैकियोस्टोन क्या है फिर. इंटरेस्टिंगली जब इस ब्रैकियोस्टोक्रोन प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तो पता है क्या मिला कि वो जो ट्रेजेक्टरी होना चाहिए, कौन सा ट्रेजेक्टरी जिससे कि टाइम मिनिमम हो वहां तक पहुंचने का, इट इज इंटरेस्टिंगली अ साइक्लॉइड. अब देखो कहां से क्या क्या आ जाता. हमने जो साइक्लॉइड पढ़ा है ना वो उल्टा पढ़ा है. हमने जो साइक्लॉइड पढ़ा है वो है ऐसे कि ये एक ऐसे हो गया व्हील और ये ऐसे आ गया तो ये साइक्लॉइड ऐसे जाता है. ये साइक्लॉइड हो गया ऐसे. हमने जो पढ़ा साइक्लॉइड वो ऐसे है. अब इसमें यानी मिनिमम टाइम अगर करना चाहते हो तो जो साइक्लॉइड चाहिए होता है वो हम लोग इन्वर्ट कर देते. इन्वर्ट यानी कि अब ऐसे कर, ऐसे टाइप का साइक्लॉइड. सो साइक्लॉइड व्हिच विल कैरी दिस पॉइंट. तो फिर जो मर्जी साइक्लॉइड नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि साइक्लॉइड में विदाउट स्लिपिंग मोशन होता है, ध्यान रखना. तो जो मर्जी पॉइंट इस तरीके से नहीं चलेगा. जैसे ये साइक्लॉइड तो नहीं लग रहा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना कुछ ज्यादा ही हाइट हो गया और फिर इस तरीके से तो वो सिमेट्री नहीं आ पा रहा है ना. क्योंकि ये जो है ना 2πr भी तो होना चाहिए और ये होना चाहिए 2r. तो यानी ऐसे एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो कि इस पॉइंट को कैरी करेगा और इसका पूरा लेंथ 2πr होगा और एक साइक्लॉइड बनेगा और इसका हाइट 2r होगा. हाइट मतलब डज नॉट मीन इंक्लूडिंग दिस पॉइंट. ये पॉइंट कल को यहाँ पे भी हो सकता है. ये पॉइंट कल को यहाँ पे भी हो सकता है. तो देयरफॉर फिर वो पॉइंट ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया. तो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड. इनको भी मॉडिफाई कर लो ऐसे ऐसे. तो यानी उस रास्ते में सबसे कम टाइम लगेगा जो कि इस पॉइंट को कैरी करेगा इन अ साइक्लॉइड. साइक्लॉइड सो दैट दिस लेंथ इज 2πr, दिस इज 2r. तो जरूरी नहीं कि ये पॉइंट 2r वाले पॉइंट पे हो, कहीं पे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. सो वी हैव टू फाइंड आउट द डेजिग्नेटेड साइक्लॉइड. We have to find out a cycloid which will be such that it is carrying that point. और उस साइक्लॉइड में अगर तुम इस पार्टिकल को छोड़ोगे तो देखना जो स्ट्रेट लाइन है ना, या कोई भी और रास्ता ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे बीच का भी कोई ले लो, ऐसे वाला, देखना उसमें भी जो है कम टाइम नहीं लगेगा. सबसे कम टाइम लगेगा इन दैट ब्रैकियोस्टोक्रोन प्रॉब्लम जो है उसमें साइक्लॉइड वाले में सबसे कम. अब इसका मैथमेटिक्स अनफॉर्चुनेटली या कह सकते हो फॉर्चुनेटली इज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग. चैलेंजिंग इन द सेंस कि लाइक इसमें पूरा ऑयलर इक्वेशन वगैरह जाता है जो कि ऑब्वियसली सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है ना. तो देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, लॉज ऑफ मोशन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे या कह सकते हो कल कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है ना. आज जो है मेनली हमने अलग अलग ट्रेजेक्टरी के बारे में बात की. पहले तो डॉग चेजिंग वाला हुआ, फिर इनवर्ट स्पाइरल का हो गया, स्पेसिफिकली लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल स्पाइरल कह सकते हो उसको, और फाइनली ब्रैकियोस्टोक्रोन प्रॉब्लम जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट हेलिकल पाथ. As I said, इसका मैथमेटिक्स पे तो as I said कि हम नहीं जाएंगे, but yes, the path is called as brachiostochron. ठीक है. और ये फिजिक्स कम मैथमेटिक्स के you can say centuries old puzzle. Centuries old puzzle. ग्रीक वालों को भी इसके बारे में आइडिया था, लेकिन उनके पास रीजनिंग या मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली नहीं था, पर उनको ये आइडिया था कि अगर मैं दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करता हूं और अगर कर्व में ज्वाइन करता हूं तो अक्सर कर्व वाला कम टाइम लगाता है जबकि उसका रास्ता बढ़ जाता है. ये ग्रीक वालों को भी पता था 2-2,500 साल पहले, बट देन दे डिड नॉट नो द सॉल्यूशन टू दैट या द रीजनिंग फॉर दैट, बट दे न्यू द फैक्ट. और लगभग एज आई सेड 250-300 साल पहले इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया और दिखा गया कि ये साइक्लॉइडल पाथ. ठीक है ना. चलो, नाउ ध्रुव हैज आस्क्ड द क्वेश्चन दैट इज ये जो स्पाइरल इसका ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड आउट करेंगे. ना देखो, देखा जाए तो क्या बोलते हैं, स्पाइरल का ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है, बट पता क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग हो गया. उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें आर और एंगल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट. तो वो जो आया था ना आर और थीटा के बीच का रिलेशन या फाई के बीच का रिलेशन, दैट इज द ट्रेजेक्टरी, और वो ट्रेजेक्टरी हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है ना.
सो दैट्स व्हाट द वे टू लुक एट इट। और फिर उसको एक्स वाई में कन्वर्ट। लेकिन पता है क्या होता है, जब खास करके सर्कल में मूव करते हैं, एलिप्स में मूव करते हैं, या इस तरीके जो मोशंस होता है ना, उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं उसको। हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस करते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स का आपको क्या मिटा दिया, जो डिस्कशन हुआ था आज स्पाइरल का, दैट इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वही उसका डिस्क्रिप्शन, so there is no change in that, ठीक है ना। So anyway, I think we're just crossing the thresholds of time। अभी तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे लगभग। कल हम लोग जो है ना लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा और सीरियसली वो करेंगे। अभी तो जस्ट जनरल लॉज के बारे में बात हो रहा था, और इसके बाद हम लोग देखेंगे डिटेल्स में एक एक फोर्स के बारे में। तो यानी कल हम लोग मेनली फोकस करेंगे फोर्स के बारे में, कि इन फोर्सेस के फीचर्स क्या है, so that when we solve questions based on them, we can look at each feature and how it really influences the motion etc. of particles depending on how they are being acted upon, या how much they are being acted upon, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस टाइम टुडे, आई मीन हैव अ गुड डे। और आज तो मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, हैव अ गुड डे, बाय बाय। शाश्वत इज आस्किंग कि क्या मोशन इन 2D में कोई टॉपिक बचे हैं। बेटा अगर मोशन इन 2D अगर और पढ़ना चाहते हो तो दैट इज और भी है। अभी हमने एलिप्टिकल पाथ के बारे में तो बात ही नहीं की है या नहीं। तो इसलिए ये ना मोशन का चैप्टर एंडलेस है। जैसे मोशन खुद एक एंडलेस चीज होता है जनरली, तो देखो मोशन का चैप्टर भी एंडलेस है। बट ठीक है, आई थिंक वी हैव डन इनफ जस्टिस, वी विल स्टॉप हियर। चलो ओके बेटे, बाय बाय।